वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 14 फरवरी और 14 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन भी कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस चिंगारी जीत की इस वीडियो को। इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो ज़रूर देखें। डेली मोटिवेशनल कोट से शुरू करेंगे हम लोग। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। आप सभी को चिंगारी बनना है, चिंगारी बनाना हमारा काम है। जिस तरह से यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, आप उसको अच्छी तरह से याद रखिए। देखिए, कल हमने जो आपसे सवाल पूछा था, कल के चिंगारी प्रश्न, उसका उत्तर यहाँ पर देखते हैं। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अब यहाँ पर हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें भारत कोकिला गलती से वहाँ पर स्वर कोकिला बोल दिया गया, जबकि वो भारत कोकिला होता। ठीक है, भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। ठीक है, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। और स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि स्लाइड में वो गलत था। स्वर कोकिला कहते हैं हम लोग लता मंगेशकर को, और भारत कोकिला कहा जाता है इसको, सरोजनी नायडू को। इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। हमने वैसे इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया था कल की वीडियो में। अब आज के करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 फरवरी को हर वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो इसकी थीम है 2021 के लिए। यह दिवस रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों के द्वारा घोषित किया गया था, और 2012 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपना लिया गया था। यानी 2012 से इसके बाद जो है ये मनाया जाने लगा। 2011 में इसकी जो है वो घोषणा की गई थी। उसके बाद 2021 में इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये आपको याद रखना है। स्टैटिक जी के आपको याद रखना है, रेडियो का आविष्कारक गुगलिल्मो मार्कोनी यानी जी मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक हैं। अगला सवाल है, मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किनको नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा पीवी संजय कुमार को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसकी जानकारी कानून और जो न्याय मंत्रालय है उसने दी है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीवी संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। संजय कुमार वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रामलिंगम सुधाकर का स्थान लेंगे। वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी रिटायर हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 वर्ष और हाई कोर्ट में 62 साल है। एग्जाम में जो हाल ही में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये हम हर स्लाइड में कुछ न कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस भी बताते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जो बीते कुछ दिनों में एग्जाम हो रहे हैं वहां पर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको भी हम लोग शामिल कर चुके हैं। तो प्रश्न पूछा गया था, पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर होगा लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। आगे यहाँ पर जानिए, हाल ही में नियुक्त हुए उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीश कौन कौन बने हैं? ये रिसेंटली बने हैं सब, इनको सबको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसका तो पीडीएफ फाइल हम अवेलेबल करा ही देते हैं, जहाँ पर आपको डायरेक्ट वो लिंक मिलता है डिस्क्रिप्शन में। चलिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख का देखते हैं। यहाँ के जो उच्च न्यायालय हैं इनके न्यायमूर्ति पंकज मित्तल इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। ओडिशा उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति एस मुरलीधर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति आर एस चौहान। आंध्र प्रदेश के लिए न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी। तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए हिमा कोहली तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया। सिक्किम उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। और मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये सभी आपको याद रखना है, ये हाल ही में हुआ है, रिसेंटली हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, परंतु शपथ जो है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। जिस क्षेत्र में वो जिस राज्य क्षेत्र के अंदर वो न्यायालय आता है, वो उच्च न्यायालय, वहाँ के राज्यपाल के द्वारा उसको शपथ दिलाई जाती है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, अमरावती उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। टोटल संख्या कितनी है भारत में उच्च न्यायालय की? हाईकोर्ट की संख्या टोटल 25 है।
यहाँ पर अगला जो है वो मणिपुर के बारे में ये स्लाइड है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राजधानी इम्फाल में है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल जो है वो नजमा हेपतुल्ला है। राष्ट्रीय सीमा जो है वो असम, मिजोरम और नागालैंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर केबुल लामजाओ है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इससे रिलेटेड कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू यहीं के हैं, जिनको साल 2018 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला एथलीट मैरी कॉम मणिपुर की ही रहने वाली है। अगला सवाल है, इसरो ने अपने किस सेंटर में पहली बार निजी कंपनियों के द्वारा विकसित उपग्रहों का परीक्षण किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर का परीक्षण जो है वो इन्होंने यहाँ किस सेंटर में किया है? यू आर राव सैटेलाइट सेंटर में सबसे पहला। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 50 साल के इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए खोला है। इसरो के यू आर राव सैटेलाइट केंद्र में भारतीय स्टार्टअप्स के 2 सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सल का परीक्षण हुआ है। यू आर राव सैटेलाइट सेंटर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बाद यह इसरो का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर यानी केंद्र है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर पी कुन्ही कृष्णन हैं। इसरो के बारे में आप सबको कई बार बता चुका हूं, अब तो उम्मीद है कि ये याद भी हो गया होगा आपको। इसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन है। अभी मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। आदर्श वाक्य यानी जो इसके लिए सेंटेंस यूज होता है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रॉकेट लॉन्च किया जाता है इसरो के द्वारा। पहला उपग्रह जो है इसका आर्यभट्ट 1975 को सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। चंद्रयान 1 के समय इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर थे और चंद्रयान 2 के समय इसरो के चेयरमैन के सिवन थे। ये दोनों ही सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चंद्रयान 1 पर स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, चंद्रयान 2 पर भी। तो जिन लोगों को ये वीडियो देखनी है वो देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पर सर्च करके चंद्रयान 1 और 2 की वीडियो जरूर देखें। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। ऊर्जा और अनुसंधान संस्थान के प्रमुख अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक यानी डीजी बनने के लिए तैयार हैं। यह उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे। आईएसए के बारे में जानिए, यानी ऊर्जा और अनुसंधान संस्थान। ये जो इनको महानिदेशक बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको आईएसए कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के द्वारा 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 की दौरान शुरू की गई पहल है। इसका उद्देश्य है कि आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर एलियंस के सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों के साथ मिलकर समाधान निकालना। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है। गुरुग्राम का पहले नाम क्या था? गुड़गांव, और उसका अब नाम क्या हो गया है? गुरुग्राम। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, भारत का पहला खिलौना मेला किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा? भारत का पहला खिलौना मेला किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा? उपर्युक्त सभी मंत्रालय है इसमें, यानी शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देश के पहले खिलौना मेले का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य है स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना, जिसके लिए सरकार के द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियानों की बुनियादी विषयों पर एक प्रोत्साहन प्रदान करना है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त रूप से द इंडिया टॉय फेयर की वेबसाइट की शुरुआत की, यानी उसका आप कहीं कि शिलान्यास किया। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, कर्नाटक के कोपला में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बनेगा। अगला सवाल है, अमित शाह ने एक नई सीएपीएफ बटालियन की घोषणा की है। इसका नाम किस सेना के नाम पर रखा जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायणी सेना, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने घोषणा की है कि एक नई सीएपीएफ बटालियन बनाई जाएगी जिसका नाम नारायणी सेना होगा। ठीक है। जो कि कूच बिहार की तत्कालीन रियासत के योद्धाओं की थी, इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा ये नारायणी सेना।
इसी के साथ पूर्वी जोन के लिए सीएपीएफ प्रशिक्षण केंद्र का नाम चीला रॉय के साथ जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ के अंदर जो बल हैं वर्तमान में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी और एनएसजी शामिल हैं। इसके बाद एक नई बटालियन आ जाएगी नारायणी सेना, आपको वो भी याद रखना है। देश में अर्धसैनिक बलों के जवानों की संख्या 9 लाख से ज़्यादा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। देखिए वर्तमान में कौन क्या है उस पर एक लेटेस्ट वीडियो उपलब्ध करा दी गई है फरवरी 2021 के हिसाब से, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस आई बटन पर आपको वो लिंक मिलेगा, वहां से आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विश्व बैंक के साथ किस राज्य ने $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया? छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय सरकार और छत्तीसगढ़ ने विश्व बैंक के साथ चिराग परियोजना के लिए, किस परियोजना के लिए हो सकता है पूछिए आपसे, तो चिराग याद रखिएगा, CHIRAAG, जिसका मतलब है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। इसके लिए समझौता किया गया है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के साथ $100 मिलियन के लिए। योजना का मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार, कृषि एवं अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर कृषकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना। कृषि एवं अन्य उत्पादनों का मूल्य संवर्धन करके कृषकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना, ये सभी इसका उद्देश्य है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, देश का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देश का पहला गार्बेज कैफे। विश्व बैंक के बारे में जानिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इससे रिलेटेड कई सवाल पूछे जाते हैं। तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इसको कहेंगे हम लोग द वर्ल्ड बैंक। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता यानी आर्थिक मदद देना है। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। सदस्य इसके 189 हैं टोटल। सदस्य के इसके देश के जो ये अध्यक्ष जो होता है, अक्सर इसमें पूछा जाता है कि अध्यक्ष इसके कौन है, तो अध्यक्ष डेविड मालपास है जो कि अमेरिका के हैं। एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत है जो कि भारतीय हैं, इंडियन है। इसका मोटो जो है वो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये इसका मोटो है वर्ल्ड बैंक का। तो ये थी जानकारी वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब आपका अगला सवाल है, हाल ही में टाटा मोटर्स का नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क लिस्ट लोसेलेस्ला। मार्क लिस्ट लोसेला, इनको टाटा मोटर्स का नया सीईओ और एमडी बनाया गया है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये टाटा मोटर्स में उनकी नियुक्ति 1 जुलाई से प्रभावी होगी, यानी अभी ये इफेक्टिव नहीं है। 1 जुलाई से इनका आपको नाम याद रखना है कि टाटा मोटर्स के सीईओ कौन है, तो आपको याद रखना है मार्क लिस्ट लोसेला, ठीक है। इसके बाद है टाटा मोटर्स के बारे में जान लीजिए। अच्छा, इससे पहले जो अभी वर्तमान में है गुंटेर बुचेक, ठीक है, ये रिटायर करेंगे। इसके बाद जुलाई में, यानी ये इनको हटाया जाएगा यहाँ से, ये इनका पद जो है वो समाप्त होगा और तब 1 जुलाई से ये लागू होगा, मार्क लिस्टलेस्ला। इसके बाद है टाटा मोटर्स के बारे में जान लीजिए। भारत में व्यावसायिक वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स। इसका पुराना नाम टेल्को था, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड। ये टाटा समूह की प्रमुख कंपनियों में से एक है। स्थापना टाटा मोटर्स की 1944 में, संस्थापक JRD टाटा। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। बाबर शब्द का जब भी इस्तेमाल हो आप याद रखिएगा, मिसाइल के क्षेत्र में अगर इस तरह की बात आती है तो वो ज़्यादातर पाकिस्तान उसका आंसर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाल ही में पाकिस्तान ने सतह से सतह पर, ये बाबर किस तरह की मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है बाबर क्रूज। इस मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने हाल ही में किया है। यह मिसाइल 450 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, यानी इसकी जो क्षमता याद रखिएगा 450 किलोमीटर दूरी तक इसकी मारक क्षमता है। इसके बाद इससे पहले पाकिस्तान की सेना ने परमाणु क्षमता से संपन्न 290 किलोमीटर तक सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। पाकिस्तान के बारे में आप सबको पता ही है। यहाँ पर राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया,
और प्रधानमंत्री इमरान खान है, राष्ट्रपति आरिफ अलवी है और सीमा जो है वो किससे है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, यानी जो यूनियन टेरिटरी है भारतीय, इससे लगती है। ठीक है, अगर राज्य पूछा जाए कि सीमा किस किस राज्य से लगती है तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सोशल मीडिया पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सोशल मीडिया पर 500 मिलियन फॉलोअर्स किनके बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया इसका। यहाँ पर आपको याद रखना है, पुर्तगाली फुटबॉलर है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब सोशल मीडिया पर इनके 500 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। रोनाल्डो इटली के जुवेंटस क्लब के लिए खेलते हैं। इसमें सबसे पहले रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन फॉलोअर्स हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। इसके बाद अब 500 मिलियन फॉलोअर जो है इनके हो चुके हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने ऑस्ट्रिया के जोसेफ बिकान का 759 गोल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा था। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और यहाँ के पीएम एंटोनियो कोस्टा है। एक्स्ट्रा खुराक की बारी है और यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए। इन सभी सवाल का जवाब आपको अभी कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, जॉर्डन की राजधानी कहाँ पर है? क्रोएशिया की राजधानी कहाँ पर है? नाइजीरिया की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? सीरिया लियोन की राजधानी कहाँ है? सीरा लियोन की राजधानी कहाँ है? ये सवाल पूछे गए हैं। 6 सवाल हैं। इन सभी का आंसर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जॉर्डन की राजधानी कहाँ पर है? अम्मान है। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान आपको याद रखना है। इसके बाद क्रोएशिया की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की जो राजधानी है वो है जगरेब। ठीक है, जगरेब है क्रोएशिया की राजधानी। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा है। और इसके बाद सवाल पूछा गया, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। नेक्स्ट जो सवाल है वो 5वां है, सेरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन है। फ्री टाउन जो है वो किसकी है? सेरा लियोनी की राजधानी है। और जॉर्डन की राजधानी हमने बताया अम्मान, आपको याद रखना है। ठीक है, अम्मान। बढ़ते हैं आज के जो सवाल है, चिंगारी सवाल, यानी चिंगारी प्रश्न का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है और इसका जवाब आपको नेक्स्ट डे की वीडियो में हम लोग देते हैं। तो चलिए आज का सवाल देखिए, देश में कितने प्रतिशत लोगों को जीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? देश में कितने प्रतिशत लोगों का जीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 58%, 40%, 60% या फिर 55%। क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।